हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा चल रहा था गुप्त वंश, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चंद्रगुप्त प्रथम को कवर कर लिया था। आज हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जिसका नाम है समुद्रगुप्त। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो इसने शासन कब से कब तक किया है? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ये क्लास स्पेशली हमारी पैट के लिए और यूपी प्लस के लिए है। यहाँ से जो सिलेबस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। दूसरी बात, समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर्वाधिक जानकारी अगर पूछी जाए तो सर्वाधिक जानकारी में हमें आंसर देना है कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। आंसर क्या देना है? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी हमें कहाँ से मिली है? प्रयाग प्रशस्ति से मिली है। दूसरी बात, एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ। एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम क्या है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के लिए क्या कहा है? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के लिए क्या कहा है? तो आंसर हम क्या देंगे? इन्होंने इसको कहा है, क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह बात किसने कही? विंसेंट स्मिथ ने। क्या कहा समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों कहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया है। गुप्त वंश में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार पूछा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पैट में भी आया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अपना आंसर क्या होने वाला है? समुद्रगुप्त। दूसरी बात, समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। आइए देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। अगर मैं बात करूं प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें क्या है? प्रशस्ति का अगर मैं बात करूं, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। यानी कि किसकी प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसमें की गई है? प्रशंसा किसमें की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रयाग प्रशस्ति। अब इसकी जो प्रशंसा की गई, इस प्रशंसा जो की गई है प्रयाग प्रशस्ति, क्या है, कहाँ है, मूल रूप से इसको किसने लिखवाया, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, अगर मैं प्रयाग स्तंभ लेख की बात करूं, प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो था, ये प्रयाग स्तंभ लेख था, ये मूल रूप से कहाँ था? तो मूल रूप से आपको बताना है ये कौशाम्बी में था। और कौशाम्बी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौशाम्बी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हुआ क्या, जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसे हम कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। और कौशाम्बी से इसको उठा के इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। किसने करवा दिया इसको? अकबर ने। ये मूल रूप से प्रयाग स्तंभ लेख की रचना मूल रूप में किसने की है? मूल रूप से ये किसका है? तो हमें किसका बताना है? सम्राट अशोक का। किसका है? सम्राट अशोक का। फिर एक बार देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख की जो रचना है या प्रयाग स्तंभ लेख को बनवाने का जो काम किया है वो सम्राट अशोक ने किया है। और सम्राट अशोक ने इसे मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में स्थापित करवाया था, जिसको अकबर उठा के कहाँ ले आया? इलाहाबाद के किले में। इसलिए इसको प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। दूसरी बात, इसी स्तंभ लेख पर या प्रयाग स्तंभ लेख पर जिस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? प्रयाग स्तंभ लेख पर। और ये स्तंभ लेख कहाँ है? आज की डेट में इलाहाबाद के किले में स्थित है। पहले ये कहाँ था? कौशाम्बी में था, जो मध्य प्रदेश में है।
इसको मूल रूप से लिखवाने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। और अकबर द्वारा इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया गया। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए प्रयाग स्तंभ लेख पर कितने शासकों के लेख हैं? कितने शासकों के लेख? तो कितने शासकों के लेख बताओगे? 4 शासकों के लेख। अब 4 कौन कौन हैं? सबसे पहले प्रथम शासक कौन होगा जिसने इसको लिखवाया, और उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक, यानी सम्राट अशोक का लेख है। इसके बाद हम बात करें सम्राट अशोक के बाद अगला शासक जो आता है उसका नाम क्या है? उसकी बात करें तो यहाँ पे आता है दूसरे नंबर पे समुद्रगुप्त। क्या आता है? समुद्रगुप्त। ये किस वंश का है? गुप्त वंश का। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? अकबर। और चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रयाग स्तंभ लेख पर कितने शासकों के लेख हैं, तो 4 शासक। कितने वंशों से संबंधित है? तो 3 वंश बताने हैं। कौन कौन सा? मौर्य वंश, गुप्त वंश और ये मुगल वंश। कितने वंश? 3 वंश। शासक कितने? 4 शासक। ये प्रयाग स्तंभ लेख पे, इस पे सर्वाधिक लेख किसके हैं? तो समुद्रगुप्त के। सर्वाधिक लेख किसके हैं? सर्वाधिक लेख आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अब प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है, ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना प्रयाग स्तंभ लेख पर है। किस पर है? प्रयाग स्तंभ लेख पर। प्रयाग स्तंभ लेख पर। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रचना कई बार पूछी गई है, तो रचना किसने की है बताइए? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि क्या नाम था? हर्षसेन। हर्षसेन। रचनाकार कौन है? हर्षसेन। इसको प्रयाग स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण करने का काम किसने किया है? तो उत्कीर्ण करने का काम किसका बता दोगे? एक दरबारी विद्वान है तिलभट्ट। किसने किया है उत्कीर्ण? तिलभट्ट ने। अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति है ये किस भाषा में है? किस भाषा में? तो भाषा कौन सी बता दोगे? संस्कृत भाषा। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में है। अगर इसकी लिपि पूछी जाए तो लिपि कौन सी हो जाएगी? किस लिपि में है? तो आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अगर और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की, तो आंसर क्या होगा? हर्षसेन ने की। इस पर स्तंभ पर उत्कीर्ण कराने का काम किसने किया? तिलभट्ट ने किया। किस भाषा में है प्रयाग प्रशस्ति? संस्कृत भाषा में है। प्रयाग प्रशस्ति की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुनिए। अगर हमसे पूछा जाए कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी शैली कौन सी है, अगर शैली पूछी जाए तो शैली में आंसर हम क्या देंगे? चंपू शैली में है। कैसी शैली में है? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? ऐसी शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर थोड़ी हम चर्चा कर लें। नोट करो। अगर हम यहाँ से पूछें कि कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि किसकी है? तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। यानी कविराज किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज की उपाधि पूछी जाए, आंसर समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन पूछा जाए, आंसर समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसको और आप नोट करिए। अगर हम बात करें कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी वीणा बजाते हुए किस शासक का चित्र है,
तो किस शासक का चित्र बताना है हमें यहाँ पे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अब देखो, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक है, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने वाला है। तो इसने साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ किया, किस तरीके से किया, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, तो साम्राज्य विस्तार में हमें क्या ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त जो शासन कर रहा है वो एक छोटा सा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र। और यहाँ पे कौन बैठा है? समुद्रगुप्त बैठा है। कहाँ बैठा है? पाटलिपुत्र में। इस पाटलिपुत्र के उत्तर वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा गया? आर्यव्रत। क्या कहा गया? आर्यव्रत। इसके जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, इस दक्षिण वाले क्षेत्र को इससे जो लगा हुआ है इसे कहा गया आटविक प्रदेश। और इससे और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना गया? तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा दक्षिणावर्त। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणावर्त। यहाँ पे इधर जो शासक शासन कर रहा है ये वाकाटक वंश है पश्चिम में। वाकाटक वंश ये कहाँ है? पश्चिम में। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ जो शासन कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? शक व कुषाण। कौन कर रहे हैं? शक व कुषाण। अगर मैं बात करूं उत्तर पूरब में, तो उत्तर पूरब में जो लोग शासन कर रहे हैं उनका नाम क्या है? इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ये कौन कौन से हैं? डबोक, समतट, कामरूप। ये लोग कहाँ शासन कर रहे हैं? उत्तर पूर्व में। एक बार फिर देखिए, समुद्रगुप्त कहाँ बैठा है? पाटलिपुत्र में बैठा है, छोटा सा राज्य लिए हुए बैठा है। अब ये साम्राज्य विस्तार किस तरीके से करता है इस पे हमें थोड़ी नजर डालनी है। देखिए, अब देखो समुद्रगुप्त ने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको मैं इधर लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आक्रमण। तो सर्वप्रथम आक्रमण जो समुद्रगुप्त ने किया वो कहाँ किया है? आर्यव्रत पर। और इसके बाद किस पर किया है? आटविक प्रदेश पर। आर्यव्रत के कितने राजा थे? यहाँ पे 9 शासक हैं, इनको एक बार में पराजित करेगा। और इसे आटविक प्रदेश में देखें तो कितने शासक हैं? 18 शासक हैं, इनको भी एक बार में पराजित करेगा। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। यानी कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते हैं। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन का मतलब जिसने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया हो, जिसकी इच्छा संपूर्ण भारत को जीतने की रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। जैसे जो नेपोलियन था, ईरान का शासक था, उसने पूरे ईरान को रौंद डाला, पूरे ईरान पर अधिकार कर लिया। वही जो स्थिति थी वो भारत के अंदर किसकी है? समुद्रगुप्त की है। अगर मैं यहाँ पे इसके साम्राज्य विस्तार की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखो इसने पूरे भारत को किस तरीके से जीता है, क्या क्या नीतियाँ अपनाई हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो भारत में पाटलिपुत्र में जो बैठा है वो समुद्रगुप्त बैठा है। ये प्रथम अभियान जो चलाएगा वो आर्यव्रत पर चलाएगा और यहाँ के 9 शासकों को एक ही बार में पराजित कर देगा। इसके बाद ये आटविक प्रदेश पर जो नीचे के लिए लगा हुआ क्षेत्र है, ये आटविक प्रदेश है। यहाँ पे 18 शासक छोटे मोटे शासन कर रहे हैं, उनको एक बार में पराजित कर देगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम आक्रमण जो किया वो आर्यव्रत, इसके बाद आटविक प्रदेश। तो कहाँ बताना है हमें? आर्यव्रत पर। सर्वप्रथम अटैक कहाँ किया है? आर्यव्रत पर। किस शासक के खिलाफ किया है? तो सर्वप्रथम जो आक्रमण है वो अच्युत, नागदशक और कामरूप, इन लोगों के खिलाफ किया है। तो इसमें जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है वो अच्युत के खिलाफ सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया है? समुद्रगुप्त ने किया है। जैसे ही समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत को जीता, इसके बाद इसने सेकंड नंबर पे जो आक्रमण किया वो कहाँ किया है? आटविक प्रदेश पर। यहाँ 18 शासकों को जीता
और जैसे ये 18 शासकों को जीतेगा उसके बाद इसका रास्ता जो क्लियर हो जाएगा दक्षिणावर्त का। कहाँ जाएगा अब? दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साम्राज्य विस्तार में, इसको आप नोट करके लिखना। समुद्रगुप्त ने कितनी नीतियों का प्रयोग किया? समुद्रगुप्त ने कितनी नीतियों का प्रयोग किया? कितनी नीतियों का प्रयोग किया? तो कितनी नीतियों का प्रयोग किया है? कितनी का बताना है? 4 का। कितनी नीतियों का प्रयोग किया है? 4 नीतियों का प्रयोग किया है। अब 4 नीति में अगर मैं पहली नीति की बात करूं तो पहली नीति सबसे पहले जहां आक्रमण किया वहीं पहली नीति का प्रयोग किया होगा। तो सबसे पहले इसने जो अटैक किया है वो कहाँ किया है? आर्यव्रत पर और आटविक प्रदेश पर, यानी कि उत्तरी भारत के शासकों पर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने किस नीति का प्रयोग किया, तो आंसर क्या होगा? अगर मैं उत्तर की बात करूं, उत्तर भारत में किस नीति का प्रयोग किया, तो आंसर क्या होगा? राज्य प्रस्बोधरण। राज्य प्रस्बोधरण। किस नीति का प्रयोग किया है? राज्य प्रस्बोधरण। अब देखो, राज्य प्रस्बोधरण का मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत और आटविक प्रदेश के संपूर्ण शासकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। प्रस्बोधरण का मतलब है यानी कि जड़ सहित नष्ट करना, समूल नष्ट करना। तो प्रस्बोधरण का अर्थ क्या है? समूल नष्ट करना। यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है इसने आर्यव्रत और आटविक प्रदेश 9 और 18 27 शासकों को समूल नष्ट कर दिया। और जैसे ही इसने आटविक प्रदेश को संपूर्ण आर्यव्रत और संपूर्ण आटविक प्रदेश पर अधिकार किया, यहाँ के जो शासक थे बेरोजगार हो गए। समुद्रगुप्त ने अपने पास बुलाया, बैठ गई ठंडक। अब क्या करोगे? ऐसा करो, आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो, हम तुम्हें काम दे देते हैं। जो समुद्रगुप्त है विद्वान व्यक्ति था, इसने सोचा कि जिन शासकों को हराया है उन्हीं को यहाँ काम पे लगाओ, जिससे ये हमारे खिलाफ भविष्य में जो हमारे विरुद्ध रणनीति है वो बनाएंगे तो उनका पता लग जाएगा और नए शासक हमें नहीं लेने पड़ेंगे। ये अनुभवी शासक हैं, पहले से शासन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की हम नियुक्ति कर देते हैं। ऐसा इसने समुद्रगुप्त ने किया और इनके विरुद्ध जिस नीति का प्रयोग किया है वो नीति कौन सी है? राज्य प्रस्बोधरण। इसके बाद जैसे ही इसने आटविक प्रदेश को जीता, रास्ता साफ हो गया दक्षिणावर्त का। अगर मैं दक्षिणावर्त की बात करूं तो दक्षिण भारत पर इसने किस नीति का प्रयोग किया? दक्षिण भारत। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे जो नीति पूछी जाती है वो नीति कौन सी है? बताइए, दक्षिणावर्त पर समुद्रगुप्त ने किस नीति का प्रयोग किया है? तो आंसर हम क्या देंगे? बताइए, ग्रहण मोक्षानुग्रह। कौन सी नीति? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह। अब इसका क्या मतलब है जिसको थोड़ा समझते हैं हम। दक्षिणावर्त पर जैसे ही ये आक्रमण करेगा तो यहाँ पूरे साम्राज्य से लूटपाट करेगा। सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं पैसा जितना भी है उसको ये लूट लेगा और लूट के जब ये लौटता होगा, वापस आता होगा, तो वहाँ के शासक जो हैं उनसे ये कहेगा कि यार तुम्हें कर लो जो मेरा करना है, उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? मैं तो ये सब माल लेके जा रहा हूँ और अगर ऐसी बात है तो मैं आप पे थोड़ी दया दिखा रहा हूँ, आपके प्रति उदार भाव दिखा रहा हूँ कि तुम भी क्या याद करोगे, चलो ये अपना साम्राज्य आप वापस ले लो। तो यहाँ पे इसने जो किया है दक्षिणावर्त में दक्षिण भारत के जो शासक हैं, इन शासकों में कितने शासक हैं? यहाँ पे ये लिख लो 12 शासक। दक्षिणावर्त के कितने शासक हैं? 12 शासक हैं। इन 12 शासकों को इसने लूटपाट की और जब लौट के आता है तो पूरा राज्य उन्हीं शासकों को वापस दे के चला आता है। अब दे के क्यों आ रहा है? समुद्रगुप्त विद्वान व्यक्ति है, इसे पता है कि मेरी स्थिति वही मौर्यों की तरह हो जाएगी कि अगर मैंने यहाँ भी अधिकार किया तो जिस तरीके से मौर्यों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर तो लिया, लेकिन जो बाद के शासक आए वो उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। हुआ क्या कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यही सोचकर समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष शासन करता है, लूटपाट करेगा और जीते हुए राज्य को वापस देके चला आता है कि जाओ यार तुम भी क्या याद करोगे। और ये जैसे ही दक्षिण भारत के 12 शासकों को उनका राजपाट दे के वापस आता है, केवल संपत्ति और धन लूट के लाता है। इसी नीति को एक इतिहासकार हुआ है,
क्या नाम है इतिहासकार जिसने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है? बताइए क्या नाम है? हेमचंद्र चौधरी। क्या नाम है? हेमचंद्र चौधरी। नोट कर दे रहा हूं। हेमचंद्र राय चौधरी ने हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? धर्म विजय की संज्ञा दी। क्यों दी? क्या कारण है? मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा राजपाट लूटता है, धन लूटेगा, और जब वापस ये आता होता है तो पूरा राज्य वहाँ के शासकों को दे के चला आता है कि जाओ यार तुम भी क्या याद करोगे, कोई शासक तुम्हें मिला। ना किसी की हत्या करता है ना किसी को मारता है। जब लौटता है तो पूरा जो राजपाट है, पूरा ग्रहण किया हुआ क्षेत्र है, वो उन्हीं शासकों को दे के आता है जिनसे इसने छीना था। इसीलिए हेमचंद्र राय चौधरी ने दक्षिण विजय को समुद्रगुप्त की धर्म विजय की संज्ञा दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्यव्रत हो गया, आठवीं प्रदेश हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। जैसे ही ये समुद्रगुप्त लौट के पाटलिपुत्र आता है, जैसे ही पाटलिपुत्र आएगा भगदड़ मच जाएगी शक और डबौक सम तक। यानी कि इसको मैं बात करूं उत्तरी पश्चिमी शासक, और ये कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी शासक। और उत्तरी पूर्वी शासकों में भगदड़ मच जाएगी, इनको टेंशन हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अब नंबर बेटा हम किसका आने वाला है? अपना आने वाला है। और जैसे ही जब इनमें भगदड़ मच जाएगी कि समुद्रगुप्त लौट के पाटलिपुत्र आ चुका है, संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया है, अब नंबर किसका आएगा? अपना। ये बेचारे भागे भागे आएंगे, कहाँ आ जाएंगे? कुषाण और शक भागते भागते कहाँ आ जाते हैं? पाटलिपुत्र, और समुद्रगुप्त के दरबार में आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे किस नीति का प्रयोग किया उसको थोड़ा देखते हैं, यानी कि उत्तरी पश्चिमी शासकों के साथ। उत्तरी पश्चिमी शासकों के साथ तीन नीतियों का प्रयोग किया है। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, नोट करना इसको। उत्तरी पश्चिमी शासकों के साथ समुद्रगुप्त ने तीन नीति प्रयोग में ली। कितनी नीति प्रयोग में ली? तीन नीति प्रयोग में ली। अब तीन नीति प्रयोग में क्यों ली है? क्या कारण रहा इसका? कि जैसे ही ये दक्षिण भारत से लौटेगा हालत खराब हो जाएगी शकों की, हालत खराब हो जाएगी उत्तरी पूर्वी शासकों की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये एक शक्तिशाली शासक है और इसने डंका दक्षिण भारत में अपना बजा दिया है। अब ये कहाँ लौट के आने वाला है? उत्तर भारत की ओर, यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये जो शक और कुषाण हैं ये भागे भागे आते हैं और कहाँ आके बैठ जाते हैं? पाटलिपुत्र में आके बैठ जाते हैं। और जैसे ही आके बैठ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तीन नीतियों का यहाँ प्रयोग होगा, गरुत मंदक, एक तो ध्यान रखना है गरुत मंदक, दूसरा कन्योपायन, तीसरा आत्मनिवेदन। यानी कि जो शक कुषाण हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के शासक हैं, वो तीन नीतियों से या तीन तरीके से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हैं। और ये तीन तरीके क्या क्या हैं?
कुछ शासक ऐसे होंगे जो कुषाण और शकों की हम बात कर रहे हैं, जो विदेशी शासक हैं, वो आत्मनिवेदन करेंगे। आत्मनिवेदन का मतलब इतने ज़्यादा घबरा गए, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि सीधे आके समुद्रगुप्त से कहेंगे कि हमसे हमारा राज्य पाठ नहीं संभाला जा रहा है, आप इसको संभालिए दादा, हमारे बस की बात नहीं है कि हम शासन चला पाएँ। ये क्या कहलाएगा? आत्मनिवेदन। कुछ शासक ऐसे होंगे जो भागे भागे आएंगे और जो समुद्रगुप्त है उससे या उसके लड़कों से अपनी बहन या बेटियों का रिश्ता करेंगे। इसे क्या कहा गया? कन्योपायन। इधर समुद्रगुप्त मना कर रहा है कि अभी लड़का छोटा है, अभी शादी के लायक नहीं है। तो ये सब कुषाण कह रहे हैं अरे तुम्हें क्या मालूम, ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसकी शादी करने दो। तो ये समुद्रगुप्त के पूरे घर परिवार की शादी ये जो विदेशी शासक हैं ये कर देते हैं। इसे कहा गया है कन्योपायन। गरुत्मंदक। कुछ शासक ऐसे होंगे जो समुद्रगुप्त से कहेंगे आके कि साहब दादा आप हमें छोड़िए, हमारी भी अपने क्षेत्र में छोटी मोटी रेपुटेशन है, हमारी भी कुछ इमेज है, आप जैसे कहोगे वैसे हम शासन करते रहेंगे, आप अपने यहाँ की मोहर गरुण हमें दे दीजिए। यानी कि इनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या था गुप्तों का? गरुण। तो गरुण की जो मोहर है वो मोहर आप दे दीजिए, हम स्वशासन आदेश प्राप्त करने आपसे आए हैं, जो आप कहोगे वो दादा हम करेंगे। ये क्या कहलाया? गरुत्मंदक। 3 नीतियों से प्रयोग किया, किसके साथ? उत्तरी पश्चिमी शासकों के साथ। किसने? समुद्रगुप्त ने। बात क्लियर हो गई। अब चौथी जो नीति है, ये जो शासक होंगे 4th नंबर पे, तो चौथी नीति ये उत्तरी पूर्वी शासकों के साथ होगी। उत्तरी पूर्वी शासक। अगर यहाँ पे उत्तरी पूर्वी शासकों के साथ कौन सी नीति का प्रयोग किया है तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये 4 नीति हैं, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये है एक शक्तिशाली शासक का जज्बा। अगर जलवा देखें शक्तिशाली शासक का तो यहाँ पे देखिए आप कि कुछ तो ऐसे हैं जहाँ युद्ध करना पड़ा, और उत्तर पूर्वी उत्तरी पश्चिमी ऐसे शासक हैं जिनसे युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इतने घबराए हुए हैं कि भागते भागते उसके दरबार में आ रहे हैं। इसीलिए इस समुद्रगुप्त को जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथा पॉइंट क्या है? यहाँ पे जो शासक इसके दरबार में आए घबरा गए, बैठे हैं, कौन से? उत्तरी पूर्वी शासक। अब ये जैसे ही आए तो उन्होंने बिठाला समुद्रगुप्त ने और उससे कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? वही उत्तरी पूर्वी शासकों के साथ जो नीति है उस नीति को मैं लिख रहा हूँ। वो नीति क्या है? सर्व करदानम, सर्व करदानम, आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम, प्रणामागमन, प्रणामागमन। अब देखो ये नीति क्या है? सर्व करदानम। समुद्रगुप्त ने जो उत्तरी पूर्वी शासक थे इनकी अगर मैं बात करूं, ये जो उत्तरी पूर्वी डबौक, समतक, कामरूप, ये उत्तरी पूर्व के जितने भी शासक हैं इनमें अगर हम बात करें तो ये जैसे ही दरबार में आएंगे समुद्रगुप्त बिठा लेगा और इनसे कहेगा मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और वो एक बात कौन सी है? सर्व करदानम, आज्ञाकरणम, प्रणामागमन। इसमें क्या है? सर्व करदानम कि जो टैक्स में, समुद्रगुप्त ने कहा जो टैक्स मैं अपने राज्य से वसूल रहा हूँ वही आपके राज्य से वसूलूंगा। जो उत्तरी पूर्वी शासक हैं इसने कहा ठीक है दादा। आगे आगे क्या कहा? आज्ञाकरणम, यानी कि जो आदेश मैं अपने राज्य में पारित करता हूँ वो आपके राज्य में स्वतः पारित हो जाना चाहिए, आपके लिए कोई मैं अलग से आदेश पारित नहीं करूँगा। जो शासक हैं उन्होंने कहा ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी है प्रणामागमन, यानी हर महीने आपको मेरे दरबार में सर झुकाने, प्रणाम करने आना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है, तीनों शर्तें आपकी मंजूर हैं। तो इस शर्त पे ये जो उत्तरी पूर्वी शासक हैं इनको समुद्रगुप्त छोड़ देता है। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी मिलती है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक प्रकार के, नोट करना है इसको, अगर पूछा जाए क्वेश्चन सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी करने वाला शासक, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी करने वाला शासक, जारी करने वाला शासक, तो आंसर क्या होता है? समुद्रगुप्त। आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए
तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। और 6 प्रकार के जो सिक्के जारी किए हैं, किसके सिक्के हैं? सोने के सिक्के हैं। फिर सुनिए, आपसे यह सिक्कों से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अगर पूछा जाए गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी करने वाला शासक, आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। थर्ड क्वेश्चन सुनिए, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात क्लियर हो गई। अब देखो 6 प्रकार के जो सिक्के इसने जारी किए वो कौन कौन से थे। उन सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर हमें जो ध्यान रखना है, गरुणधारी। गरुणधारी। दूसरे प्रकार के कौन से थे? धनुर्धारी। धनुर्धारी। तीसरे प्रकार के परशु प्रकार के। परशु प्रकार के। अगर मैं चौथी की बात करूं तो अश्वमेघ हर्ता। अश्वमेघ हर्ता प्रकार के। अगर मैं पांचवी बात करूं तो ध्यान रखना है वीणा वादक। कौन से ध्यान रखना है? वीणा वादक। और छठी प्रकार की हम बात करें तो व्याघ्र हंता। कौन से ध्यान रखना है? व्याघ्र हंता प्रकार की। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं फिर से कवर कर रहा हूं। ये सिक्के क्यों जारी किए? क्योंकि गरुड़ क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है किसका? गुप्तों का। दूसरा, किस यानी कि अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। ये अप्रतिरथ की उपाधि कहाँ से मिली है? धनुर्धारी सिक्कों से। कहाँ से मिली है? धनुर्धारी सिक्कों से। कौन सी उपाधि मिली है? अप्रतिरथ की उपाधि मिली है। दूसरी, परशु प्रकार के सिक्के, इनसे उपाधि कौन सी मिली है? परशु कृतांत। कौन सी? परशु कृतांत की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली है? परशु कृतांत। तो परशु कृतांत की उपाधि भी किसकी है? समुद्रगुप्त की। इससे अश्वमेघ हर्ता प्रकार के सिक्के से इससे जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। वीणावादक। इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी वीणा वादक के चित्र जो मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं या सिक्के मिले हैं, वो किसके मिले हैं? समुद्रगुप्त के। बात क्लियर हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए 6 प्रकार के, गरुणधारी, धनुर्धारी, परशु प्रकार, अश्वमेघ हर्ता, वीणावादक और व्याघ्रहंता। परशु कृतांत की उपाधि परशु प्रकार के सिक्के से। अगर पूछा जाए अप्रतिरथ की जो उपाधि है वो धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों से। अश्वमेघ यज्ञ किया, ये कहाँ से जानकारी मिलती है? अश्वमेघ हर्ता सिक्कों से। किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की किस विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी गई है? दक्षिण विजय को। समुद्रगुप्त ने कितनी नीतियों का प्रयोग किया? 4 नीतियों का। कविराज की उपाधि किस शासक की है? समुद्रगुप्त की। किस व्यक्ति ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। इसके एक और अगर बात ध्यान रखना चाहते हो तो ये वैसे समुद्रगुप्त है, असहिष्णु शासक है, तो ये सहिष्णु शासक है और इसके दरबार में एक बौद्ध विद्वान विराजता था जिसका नाम क्या था? वसुबंध। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन विराजता था? वसुबंध विराजता था। इसको आप ध्यान रखना चाहें तो रख लेना। आज अपनी क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगला टॉपिक जो हमारा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और इससे पहले थोड़ा हमें देखना है, बात करनी है
रामगुप्त, क्योंकि ये जो शासन चलाया इन्होंने ये 335 से 375 तक 5 साल एक निर्बल शासक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई, जिसने किस तरीके से अपनी पत्नी को शकों को समर्पित किया, युद्ध में हार गया, और उसको बचाने का जो काम करेगा वो देवराज करेगा या देवश्री करेगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा भाई होगा। इस इंटरेस्टिंग क्लास को हम कल फिर कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।